नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका रेट 27 फरवरी 2025 में जो पेपर आने वाला है। तो उसमें हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 8 है जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी में सबसे पहले आप नोट्स जो बना रखे हैं हैंड राइटर उन्हें भी रिविजन कीजिएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट साथ में लेकर चलिए। तो पेपर क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ईजी और आसान हो जाएगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि भाषा कौशलों की संख्या है कितनी संख्या भाषा कौशल की। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 10। तो कौशल की संख्या कितनी होती है भाषा कौशल की? तो 4 होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन सी होती है उसे भी हम कवर करते हैं। देखिए, भाषा कौशल के विकास से कितनी कौशल है? तो 4 है। फर्स्ट हमारा है सुनना, सेकेंड बोलना, थर्ड है पढ़ना, फोर्थ लिखना। मतलब इसका ट्रिक कैसे, इसका ट्रिक आप लोग सभी को पता होगा। इसकी ट्रिक है शुबो पल्ली। सु से होता है आपका सुनना, बो से होता है बोलना, प से होता है पढ़ना और ली से होता है लिखना। तो शुबो पल्ली इसका भाषा कौशल की ट्रिक है। शुबो पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सुनना और पढ़ना कौन सा कौशल है और लिखना और बोलना कौन सा कौशल है। तो सुनने का मतलब क्या होता है? सुनना होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। क्या है ये? सुनने से हमारा है। बोलना क्या है? बोलकर अपने विचार को प्रकट करना, ये अपना बोलना एक कौशल है। मतलब सुनना क्या है? सुनकर किसी चीज़ का अर्थ को ग्रहण करना सुनने से संबंध है। ठीक, बोलना कि बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, किसी के सामने भी अपने विचार को प्रकट करने का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलना कौशल कहते हैं। थर्ड हमारा है पढ़ना। पढ़ के अर्थ को ग्रहण करना। एक होता है सुनकर, जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर से लोग क्या करते हैं? सुनकर अब उसका अर्थ को ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है कि पढ़ना, तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मतलब अर्थ ग्रहण करना यहाँ भी है और अर्थ ग्रहण करना यहाँ भी है। मतलब सुनना और पढ़ना दोनों का मतलब होता है अर्थ को ग्रहण करना, लेकिन सुनना का होता है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना और पढ़ना का मतलब कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिखना। लिखकर अपने विचार को प्रकट करना। मतलब इसमें विचार को प्रकट करना है और इसमें भी करना है, लेकिन कहीं होता है कि किसी सभा में हम अपने विचार को प्रकट करते हैं बोलकर, और कुछ होता है कि हम अपने विचार को करते हैं लिखकर अपने विचार को प्रकट करते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कि सुनना पढ़ना कौन सा कौशल होता है, लिखना और बोलना। जैसे इसमें है अर्थ ग्रहण करना, सुनना में है अर्थ ग्रहण करना, पढ़ना में क्या है? अर्थ ग्रहण करना। तो ये क्या होता है? हमारा ग्रहणात्मक कौशल होता है, जिसमें क्या होता है? सुनना और पढ़ना। ऐसे कौशल जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, मतलब हम सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़ कर भी ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लिखना और बोलना। इसमें क्या है? विचार को प्रकट करना। अपने विचार को किसी भी सभा में किसी के सामने अपने विचार को बोलकर प्रकट करना, या किसी के सामने लिख कर अपने विचार को प्रकट करना। मतलब क्या है? आपको अपने आप को व्यक्त करना। किसी के सामने अपने आप को व्यक्त करना क्या होता है? वो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। जैसे देखिए, ऐसे कौशल जिसमें अभिव्यक्त किया जाता हो, मतलब अपने आप को अभिव्यक्त किसी के सामने अभिव्यक्त करना होता है, वो क्या है हमारा? तो अभिव्यक्त कौशल होता है। ठीक है। तो हम आशा करते होंगे कि आपको भाषा कौशल कितने प्रकार की होती है, इसका क्या प्रकट होता है, क्या ग्रहण करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है। और इसका ट्रिक हमारा क्या है? शुभोपल्ली। ठीक है। ये सुबह जो भाषा कौशल है ये किसके अनुसार है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये हमारा क्या है? मनोवैज्ञानिक के तरफ से है। जो मांटेसरी विधि होती है उसके अनुसार भाषा कौशल कितने होते हैं? तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना होता है। ये किसके अनुसार है? मांटेसरी के अनुसार। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि मांटेसरी के अनुसार भाषा कौशल कितने प्रकार की होती है, तो 4। कौन कौन सी होती है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना होता है। पहले उसमें क्या होता है? मांटेसरी पर लिख कर तब बच्चा पढ़ता है, लेकिन यही मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछेगा तो आप बताएंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मतलब क्या है? बच्चा पढ़कर लिखेगा, लेकिन मांटेसरी के अनुसार क्या? बच्चा लिख कर पढ़ेगा। ठीक है। बस इतने का अंतर आपको समझना है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के बारे में पूछा है, जो 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बिल्कुल फ्री का नंबर है, लेकिन आप इसको पढ़ कर पहले समझेंगे, उसके बाद से जब आंसर देंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा आंसर। अब हम पढ़ते हैं गद्यांश में क्या दिया है इसका।
तो देखते पढ़े, कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है इस गद्यांश से अनुसार। अगर लगता है कि गद्यांश में आंसर गलत दिया है तो आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आपने ये इसमें क्या होता है पैराग्राफ के अनुसार ही क्वेश्चन पूछता है, तो पैराग्राफ के अनुसार ही आपको आंसर देना होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो आपको पता है वो देंगे आंसर, नहीं, जो पैराग्राफ में दिया है कि नहीं तो आपको नहीं भी आंसर देना है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन क्या दिया पैराग्राफ के अनुसार। क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। ये तत्सम क्या हमारा हो गया, ये हो जाता है हमारा व्याकरण का होता है। ठीक है, तो तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होता है हमारा तत्सम होता है। तो इसमें पूछा है कि तत्सम शब्द है कौन सा, देखते हैं। ऑप्शन दिया, ए जमीन, बी है शून्य, सी है खुद, डी है मजबूत। तो शून्य क्या है इसमें, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, शून्य क्या है इसमें तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है शून्ना, जिसको हम बोलते हैं शून्ना। ये क्या होता है हमारा, ये तद्भव शब्द होता है। ठीक है, और तत्सम शब्द क्या है शून्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए है पेड़, बी है खंड, सी तालाब, डी है खुद। तो विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा इसमें तालाब भी क्या है आपका विदेशी शब्द है और खुद भी क्या है ये विदेशी शब्द है। तो इसका सी और डी दोनों आंसर इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी है धरती, सी है विटप, डी है धरणी। तो जमीन का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, विटप क्या है हमारा ये जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जमीन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते हैं। भू क्या है जमीन का पर्यायवाची, धरती, धरणी, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, मही और विश्वंभरा, अवनी, ये सब क्या अचला, भूमि, क्षिति, ये सब क्या होता है हमारा ये सब आपका जमीन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है पर्यायवाची शब्द जमीन का। ठीक है, अब ये पूछा कि विटप किसका पर्यायवाची शब्द है, तो विटप किसका है तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है विटप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विटप का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गया आपका, वृक्ष हो गया, पेड़ हो गया, पादप हो गया, द्रुम हो गया, गाछ हो गया, रुख और अगम, ये सब क्या है ये सब हमारा होता है आपका विटप का पर्यायवाची शब्द। विटप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वृक्ष होता है। विटप का मतलब क्या था पेड़ या वृक्ष, तो उसका विटप मतलब वृक्ष होता है। तो पेड़, पादप, द्रुम, रुख, अगम, गाछ, ये सब किसका है पर्यायवाची शब्द तो विटप का है। और जमीन का कौन कौन सा होता है तो जमीन का होता है भू, धरती, धरणी, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, मेदिनी, इला, मही, विश्वंभरा, अवनी, अचला, भूमि, क्षिति, ये सब किसका है तो जमीन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अजीवंत, बी है अस्थिर, सी है अजीवित, डी है मृत। तो जीवित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है विलोम शब्द क्या है जीवित का तो मृत होता है। जीवित का जीवन मतलब जीवित मतलब क्या है जिंदा इंसान का था मरना, मतलब उसका विलोम शब्द पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवित का मृत इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
कुछ एक्स्ट्रा भी अस्थिर का क्या हो जाएगा आपका स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अजीवित का जीवित हो जाएगा, अजीवंत, ये सब तो ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में प्रत्यय नहीं दिया है? ऑप्शन ए लोगों, बी है पशुओं, सी है सदस्यों, डी है पीढ़ी। तो प्रत्यय नहीं पूछा है, तो पीढ़ी में क्या है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं होता है पीढ़ी में। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब लोगों में कैसे है, तो लोगो ओ, तो ओ क्या हो जाता है हमारा, ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, पशुओं, पशुओं में क्या है, ओ का है, तो क्या होगा इसमें प्रत्यय प्रयुक्त होगा। ठीक, सदस्यों, तो ओ, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा तीनों में ओ का प्रयोग हुआ है, मतलब प्रत्यय है हमारा इसमें इन शब्दों में। लेकिन पीढ़ी में क्या है, पीढ़ी में कोई प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मिलजुल समास का विग्रह है। मिलजुल तो मतलब मिलजुल, इसमें हाइफन आता है, कौन सा समास हो गया आपका, ये द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि कौन सा इसमें क्या होगा। तो मिल से जुल, बी है मेल जुल, सी है मिल और जुल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, मिल और जुल क्या है इसका राइट हो जाएगा आंसर। और समास पूछा कौन समास है, तो हम बताएंगे इसका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में कौन सा समास है, तो इतरेतर समास है। कौन सा है, इतरेतर समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से अव्यय है, ऑप्शन ए है समाज, बी खंड, सी एक, डी है व्यवस्था। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। एक क्या है इसका, ये एक में ये अव्यय शब्द है एक हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिर से गद्यांश का क्वेश्चन आया 5 नंबर का। कम से कम एक पेपर में 2 पैराग्राफ आ रहा है, 5 नंबर, मतलब 30 में से 10 नंबर आपका फिक्स है आंसर अगर सही दिए तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया। पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद से फिर पैराग्राफ को जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको समझ के आंसर देंगे। इसी पैराग्राफ में से आंसर देना है। तो पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है कि उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान के माध्यम हिंदी है। मनुष्य बड़ी ही चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है, जो साहित्य अपने आप, परंतु साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दरिद्र अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि प्रमुखता उपेक्षित का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है दूसरे से आशा रखना, बी है पराया मुख अच्छा रखना, सी पराया मुख की अपेक्षा करना, डी है ईश्वर का मुख। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दूसरों से आशा रखना क्या हमारा, तो प्रमुखापेक्षिता का इसका सही अर्थ है कि दूसरे से आशा रखना, अर्थात अपने कार्य के लिए दूसरों की मदद चाहना। मतलब हम कोई कार्य चाहते हैं करना, लेकिन किसी दूसरे का हेल्प लेकर जो काम करें वो क्या होता है हमारा, उसका अर्थ तो प्रमुखता अपेक्षिता का अर्थ होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं पूछा है। ऑप्शन डी है ए सेवा, बी है भाषा, सी प्रयोग, डी है हिंदी। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो जो प्रयोग शब्द क्या है हमारा, ये हमारा हो जाता है आपका पुल्लिंग शब्द, न कि स्त्रीलिंग शब्द है प्रयोग। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश से प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए है आशय, बी है तलब, सी धन, डी है अभिप्राय। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा धन, सी इसका क्या है, तो ये अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं है इसका। ये गद्यांश के कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक ये चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कौन सा एक वचन है विचारों भाषाओं, सी है अक्षय, डी है मनुष्य। तो एक वचन पूछता कि एक वचन कौन सा है इसमें, तो अक्षय क्या है, इसमें एक वचन दिया है, बाकी सब में क्या है आपका, इसमें सारे में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत का बहुवचन होगा। ऑप्शन कीमती,
बी है कीमतों, सी कीमतों, डी है कीमत। तो क्या आपका कीमतों क्या है, इसमें कीमत का बहुवचन, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है मध्यमा, बी है माध्यमिक, सी है मध्यम, डी है माध्यमों। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका माध्यम का माध्यमों, इसका राइट हो जाएगा बहुवचन इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, अक्षय निधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बिना अक्षय रोग, बी है किसी का नाम, सी है कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, डी है रोग रहित निधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो कभी खत्म न होने वाली संपत्ति क्या है, इसका अक्षय निधि का अर्थ है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या था, ये 5 क्वेश्चन किसका था? तो एक क्वेश्चन हमारा था आपका, ये पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया गया था आपका। 6 क्वेश्चन किसका था? तो पैराग्राफ था। 6 क्वेश्चन उस पैराग्राफ का और 6 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन किसके हो गए हमारे? तो पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आता है क्वेश्चन हमारा किससे? तो पेडागोजी से क्वेश्चन आता है 15 नंबर का भी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पेडागोजी और व्याकरण दोनों से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे, आपका लिंग, वचन, ये सब किसके सिलेबस है? तो रीड के हिंदी के सिलेबस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। ऑप्शन ए है मेरा मित्र, बी चित्रकार, सी बहुत अच्छा चित्रकार, डी है बहुत अच्छा। इसमें पूछा गया है कि वाक्य में विधेय है, तो बहुत अच्छा चित्रकार क्या है हमारा इसमें? तो वाक्य में विधेय दिया गया है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बहुत अच्छा चित्रकार क्या है हमारा? ये वाक्य विधेय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा घर जाती है वाक्य है। ऑप्शन ए सरल वाक्य है, बी आज्ञार्थक वाक्य है, सी है निषेधात्मक वाक्य है, डी है इच्छात्मक वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य सलमा घर जाती है? तो इसमें आपका हो जाता है आपका सरल वाक्य है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अंश है कौन सा? जो आपका ये लंका का राजा रावण, इसमें कौन सा रेखांकित वाक्य में अंश है? तो ऑप्शन दिया है ए विशेषण पदबंध है, बी संज्ञा पदबंध है, सी क्रिया विशेषण पदबंध है, डी सर्वनाम पदबंध है। तो इसमें आपका संज्ञा पदबंध इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। शब्दबंध किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दबंध किसे शब्दबंध कहलाते हैं? जैसे पूछा ना इसमें कि आपका इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है, तो कौन सा है आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका संज्ञा पद है, संज्ञा पदबंध है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। इसमें मुहावरा वाक्य लिंग कारक, आप बिल्कुल व्याकरण को एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण से कम आपका क्वेश्चन, आपका इसमें 20 नंबर क्वेश्चन आया हुआ व्याकरण से। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया कि पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है कि ऑप्शन ए है तापमान कम होना, बी है बुखार उतरना, सी है क्रोध कम होना, डी है सर्दी पड़ना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? पारा उतरना मतलब कि क्रोध कम होना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है दूसरी तरफ देखना, बी उदासीन हो जाना, सी किसी और को चाहना, डी नाराज हो जाना। मतलब आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। ऑप्शन ए है कोयले का व्यापार मत करो, बी कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, सी दलाली नहीं करनी चाहिए, डी है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर क्या? कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में भाषा है। ऑप्शन ए है अर्जित संपत्ति, बी है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सी है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, डी है सहजात योग्यता। तो भाषा का अर्थ किससे है? तो अर्जित संपत्ति से है भाषा हमारा। ठीक है, भाषा क्या है एक हमारा? तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा हमारी 2 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है?
फर्स्ट हमारा होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है हमारा लिखित भाषा। कितने प्रकार की होती है? मौखिक और लिखित, मतलब दो प्रकार की होती है। मौखिक भाषा में क्या होता है? मौखिक भाषा में ये होता है कि आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा जो प्रयोग में लाई जाने वाली होती है वो क्या होती है हमारी मौखिक। मतलब अपने भाषा के आपस में जो बातचीत हम करते हैं वो क्या हमारा मौखिक भाषा है। लिखित क्या होती है? लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से लिख कर जो प्रयोग लाई जाती है वो क्या होती है हमारी? वो लिखित भाषा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है आगमन विधि का प्रयोग, बी है तकनीक का प्रयोग, सी सभी विषय के शिक्षण में भाषा पर बल, डी है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ क्या होता है? तो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना क्या हमारा इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है शिशु स्तर पर, बी है प्रारंभिक स्तर पर, सी उच्च स्तर पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो प्रारंभिक स्तर क्या है इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली भूमिका सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है भाषण, बी है साक्षात्कार, सी है प्रश्न उत्तर, डी है अवलोकन। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका अवलोकन इसका राइट होगा आंसर। आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? ऑप्शन ए है श्रवण लेखन, बी है श्रवण वाचन, डी है वाचन श्रवण, डी है लेखन वाचन। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? तो श्रुत लेखन में किस कौशल का अधिक विकास होता है? तो श्रवण लेखन का अधिक विकास होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं दिया है? अगर नहीं क्वेश्चन में पूछता है तो उसको पहले सर्किल कर ले, फिर आंसर को पढ़ें तो आंसर देने में हमें बहुत ही ईजी होता है कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है लेखन की असावधानी, बी है जलवायु, सी अशुद्ध उच्चारण, डी है व्याकरण का कम ज्ञान। तो इसका क्या होगा? तो जलवायु इसका क्या हमारा होगा? अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है जलवायु। बाकी सब क्या है? अशुद्ध का वर्तनी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन है कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है किस इसका? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता का, बी है विभेदीकरण का, सी वस्तुनिष्ठता का, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा होगा आंसर? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन उपयोगी है किसका? ए है विद्यार्थी की प्रगति जानने वाले, बी है विद्यार्थी की कक्षा को उपस्थित जानने में, सी है विद्यार्थियों के आचरण जानने में, डी उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन उपयोग किस में होता है? तो विद्यार्थी की जो प्रगति जानने में होता है उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। तो राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? ऑप्शन ए है निदानात्मक परीक्षण करेंगे, बी है उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, सी माँ बाप से शिकायत करेंगे, डी है उसे दंड देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चे के साथ? तो हम करते हैं आपका उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग हम करते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।